हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कोवैलेंस बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को बताया था, कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बताया था। मैंने बताया था कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को, कोवैलेंट कंपाउंड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। आप सभी ने जरूर देखा होगा और सीखा होगा। अगर आपने मिस किया तो आप जरूर देखिए मेरा लेक्चर नंबर 2। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसी बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड कहते हैं या सेमी पोलर बॉन्ड या इसी को कोआयनिक बॉन्ड कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सीखना। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जानें। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पहले ही बताया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। इस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव का मतलब होता है जो आधा पोलर है, सेमी पोलर, या इसी को कोआयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके नाम में सेमी पोलर या कोआयनिक जुड़ा है। इस नाम से पता चलता है कि इसका आयनिक बॉन्ड के साथ रिलेशन है, ये आयनिक बॉन्ड के क्लोज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। सबसे पहले हम लोग देखें कि इस बॉन्ड को किसने बताया था। इस बॉन्ड के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम परकिंस है। उन्होंने 1921 में इस बॉन्ड के बारे में बताया था। और परकिंस का नाम कैसे याद करोगे आप? एक पर्क चॉकलेट आती है ना, पर्क चॉकलेट, तो पर्क से परकिंस बना है। ए याद करने का तरीका हुआ। मैंने आपको बताया कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। ये आयनिक बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, आयनिक बॉन्ड का बिछड़ा हुआ भाई भी नहीं है। ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसको सेमी पोलर या कोआयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ये किस तरीके का बॉन्ड होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग 2 एलिमेंट के बीच में होती है, 2 एटम के बीच में होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन कोई एक ही करेगा। ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से समझिए, सच ए बॉन्ड इन विच sharing of electron pair take place between both the elements या between both the atoms of given element, but contribution of electron pair by only one of them। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं। इन सच अ बॉन्ड, इस बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ electron pair take place between both the atoms of given element। वो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं। ऑफ गिवन एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, और डिफरेंट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? बट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन ऑफ देम, बट contribution of electron pair by one of them is called, इसी को क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सच बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला कि ये
कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। और इस तरीके के बॉन्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग दोनों के बीच में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन कोई इनमें से एक ही करेगा, दोनों नहीं करते हैं। ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं सबसे पहले बताया कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट, है ना, बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कहूं, कोवैलेंट बॉन्ड कहूं तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिएगा यहां पर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। फिर इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेक प्लेस बिटवीन बोथ द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, और वो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स हो सकते हैं। बट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन ऑफ देम, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन उनमें से कोई एक ही करता है। ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज आई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग की बात आ रही है। ये देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात आ रही है। तो शेयरिंग की प्रोसेस किस में होती है? कोवैलेंट में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डोनेट करने की बात हो रही है, तो डोनेट पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं करेगा। जैसे आयनिक बॉन्ड की प्रोसेस में एक एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर देता था, पूरी तरीके से दे देता था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली डोनेट करने की बात नहीं हो रही, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, पूरी तरीके से डोनेट करने की बात नहीं हो रही है। तो इसका कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड से मिलता जुलता है। आयनिक बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड से मिलता जुलता होने की वजह से इसको सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं, या इसी को को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, सिर्फ इस सिमिलरिटी की वजह से कि आयनिक कंपाउंड अपने वैलेंस, आयनिक कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे देता है, जबकि यहाँ पर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को पार्शियली देता है, पूरी तरीके से नहीं देता है, याद रखिएगा। तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? को आयनिक बॉन्ड कहते हैं या सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। अब इस तरीके के बॉन्ड के हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे और इन एग्जांपल से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बताने जा रहा हूं। ये फर्स्ट एग्जांपल क्या है? अमोनियम आयन है, ये NH4+ है। अगर इस अमोनियम आयन की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि यहां पर नाइट्रोजन हो गया, और इस नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और बाकी की 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर एक और हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। यह पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है। क्यों पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है? पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के उस एटम पर होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक हाइड्रोजन एटम पे होगा। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के उस एटम पर होता है जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया है, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर 0 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी हाइड्रोजन का क्या पूरा है? डुप्लेट पूरा है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को पार्शियली किसको दे देता है? H+ को दे देगा, प्रोटॉन को दे देगा, हाइड्रोजन आयन को दे देगा। तो ये जो एरो के साइन से बना हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, और टेल पार्ट उस एटम की तरफ होगा जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हेड पार्ट उधर होगा जिस एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है, और टेल पार्ट उधर होगा जिस एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है, ठीक है ना, जो दे रहा है, याद रखिएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि H3O+ हाइड्रोनियम आयन। अब इस हाइड्रोनियम आयन की मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
ये देखिए ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहां पर ये जो तीनों बॉन्ड हैं, ये तीनों बॉन्ड कौन सा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीनों बॉन्ड हैं, ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड ये कौन से बॉन्ड हैं, इनको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूं तो यहां पर देखें ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं है, एक हाइड्रोजन पर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। हाइड्रोजन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये देखिए ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। यहां पर एक H+ है और इस H+ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से H+ को दे देगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा। और ये पार्शियली डोनेट कर रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं कि पार्शियली डोनेट कर रहा है, एकदम से नहीं दे रहा है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, एरोसाइन वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। ये देखिए अगर मैं बात करता हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूं, SO2 की बात करता हूं, तो सल्फर डाइऑक्साइड में आप देखोगे कि ये सल्फर हो गया। सल्फर के आटोमोल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जो है इसके साथ जुड़ गया, तो सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। अब सल्फर पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो फ्री हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए एक ऑक्सीजन ये है। अब ये ऑक्सीजन, इसके आटोमोल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये सल्फर अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्शियली इसको डोनेट कर देता है ना। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा, जबकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर किस में देख सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल 4 में देखें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में भी हमको सेम सिचुएशन दिखाई देगा। अगर हम देखें तो ये देखिए ये सल्फर हो गया, सल्फर के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन हो गया। इस सल्फर पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आटोमोल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन और है, इसके आटोमोल शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, ये देखिए 2 2 4 2 6, इसी तरीके से सेम 2 2 4 2 6। अगर सल्फर अपना जस्ट ऑक्टेट पूरा करना चाहता है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में सल्फर क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्शियली दे देगा और इस वाले ऑक्सीजन को भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पार्शियली देगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली देता है और दूसरा एटम उसके इलेक्ट्रॉन को पार्शियली एक्सेप्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ये एक लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्शियली दे रहा है, तो इस पे पार्शियली एक पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, और ये ले रहा है इसलिए इस पे पार्शियली एक नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, तो इस पे पार्शियली एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये ले रहा है तो इसलिए इस पे पार्शियली एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ये सल्फर इस ऑक्सीजन को एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सल्फर पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये ले रहा है इसलिए इस पर पार्शियली एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ये पार्शियलिटी का साइन है। ऐसे ही साइन डेल्टा का भी बनता है। इसी तरीके से ये सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम को 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्शियली दे रहा है, तो इस पर पार्शियली 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और हर एक ऑक्सीजन पे एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज और एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपने देखा कि मैंने आपको 4 डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताए। मैं कुछ और एग्जाम्पल भी आपको बताने जा रहा हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे चीज़ें हमको उतनी ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और भी एग्जाम्पल्स देखिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ और एग्जाम्पल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो
अपना सिर्फ ऑक्टेट पूरा करते हैं और ऐसी कंडीशंस में जब उन पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स सीकिंग एटम्स को या सीकिंग आयंस को जिनको जरूरत होती है वो दे सकते हैं। अब आइए देखिए कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का हम लोग एग्जांपल देखें। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, अगर हम लोग बात करते हैं H2SO4 की बात करते हैं, यह सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आप क्या देखेंगे कि यहां पे एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे के सारे जो तक कोवैलेंट बॉन्ड है। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 हो गया 7 1 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सल्फर पे एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, मतलब टोटल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहां पर 2 ऑक्सीजन जो तक कोवैलेंट बॉन्ड से ऐड हो गए, लेकिन 2 ऑक्सीजन और हैं। ये कैसे? यहां पर ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहां पर। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, सल्फर इन ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फर का एक एटम 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पार्शियली दे रहा है, एकदम से नहीं दे रहा, याद रखिएगा। तो इसलिए इस पर पार्शियली 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे पार्शियली 1 निगेटिव चार्ज, और ये भी ले रहा है तो इस पे पार्शियली 1 निगेटिव चार्ज। ये बात भी आप समझिएगा। इसी तरीके से मैं एग्जांपल नंबर 6 बताने जा रहा हूं। जैसे परक्लोरिक एसिड की बात करता हूं, HClO4 की बात करता हूं, ये परक्लोरिक एसिड है। तो परक्लोरिक एसिड के केस में आप क्या देखेंगे कि ये क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गया। तो यहाँ पे 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये देखिए 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर। अगर क्लोरीन अपना जस्ट ऑक्टेट पूरा करता है तो ऐसी कंडीशन में एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा। क्लोरीन आप देख रहे हो कि पार्शियली 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस क्लोरीन एटम पर पार्शियली 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। हर एक ऑक्सीजन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ले रहा है उस पर 1 निगेटिव चार्ज, उस पर 1 निगेटिव चार्ज, उस पर 1 निगेटिव चार्ज। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 7, जैसे अगर हम लोग देखते हैं N2O5 मॉलिक्यूल में, ये देखिए N2O5 मॉलिक्यूल्स में ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के केस में आप क्या देखेंगे कि ये नाइट्रोजन हो गया। यहां पर 2 नाइट्रोजन के साथ 5 ऑक्सीजन जुड़े हैं। तो हर एक नाइट्रोजन पे 2-2 ऑक्सीजन आ गया। तो एक ऑक्सीजन ये बीच में रहेगा ताकि दोनों के बीच में रहे। ये देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डेड हो गए। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 बचे हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ भी डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा। 5 2 7 1 8 हो गया। अभी इस पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बचा है और इस पर भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया और एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया। ये क्या करेगा? नाइट्रोजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्शियली इसको दे देगा और ये भी नाइट्रोजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्शियली इसको दे दिया। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ले रहा है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है रेड कलर वाला। ये नाइट्रोजन दे रहा है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, ये ले रहा है ऑक्सीजन तो इस पर पार्शियली एक नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से आपको दिखाई पड़ा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग दोनों के बीच में होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने एकदम से नहीं दे दिया, ये भी जो है शेयर कर रहा है और इसको भी शेयर करवा रहा है। लेकिन कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है?
केवल नाइट्रोजन ही कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं कर रहा है, और वो भी पार्शियल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए और ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, तो मैं बहुत सिंपली बोलना चाहूं, एक लाइन में बोलना चाहूं, तो इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब ये किस तरीके से प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ये प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो ये किस तरीके की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, जरा समझना है कि एक बात को। अगर हम लोग यहां पे देखें तो जैसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कोवैलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का इंटरमीडिएट होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में तो कम होगा लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के कंपेयर में अधिक होगा। दूसरी बात देखिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनकी कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड से तो कम होगी लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के कंपेयर में अधिक होगी, ठीक है ना। तो इनमें जितनी भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है ये सारी के सारी जो था प्रॉपर्टी कैसे होगी, इंटरमीडिएट ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, मेरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो भी देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।